जरूरी है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और टॉपिक है ट्यूबरक्लोसिस। नोट नहीं करेंगे, सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज को हम बार बार रिवाइज करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि क्लास का अंतिम बच्चा तक ये चीज समझ में आ जाए। अब पहली बात तो ये कि हम ट्यूबरक्लोसिस टॉपिक क्यों सेलेक्ट किए। टॉपिक तो बहुत सारा था सेलेक्ट करने के लिए, तो हमने क्यों किया ट्यूबरक्लोसिस का टॉपिक सेलेक्ट। आपके सामने मैं पहले रीजन लिखता हूँ इसका। जब इसके रीजन को लिखेंगे हम, तो हम आपको समझाना चाहेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले एक डिजीज बहुत ज्यादा कोविड-19, जिसको पेंडेमिक कहा गया। अब सब आता है कि पेंडेमिक डिजीज किसको कहते हैं। तो ऐसी डिजीज जो चारों तरफ, केवल सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री में बहुत ही रैपिडली, बहुत जल्दी स्प्रेड हो गया। बहुत सारे लोगों का इससे मौत होना शुरू हो गया। WHO ने कोविड को पेंडेमिक डिजीज के कैटेगरी में रखा। जब इंडिया के कंसर्न में बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि कोविड-19 का स्टार्टिंग की बात करते हैं, तो दिसंबर 2019 वुहान से, यानी चाइना से आता है, और अभी चल रहा है जनवरी 2024। 2019 से लेकर के 2024 तक में आज डेट है 19 जनवरी। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि लोगों का जो डेथ हुआ है वो 5,33,417। इतने लोग भारत में, इंडिया में मरे हैं। किससे? सिर्फ और सिर्फ कोविड से। मतलब अगर हम एक एवरेज लेके चले तो दिसंबर 19 है, इसको खत्म करते हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल के बाद भारत में ज्यादा पैनिक स्थिति आ गया था, गंभीर स्थिति आ गया था। यानी 19 के बाद 20 के मार्च अप्रैल में ज्यादा स्थिति आया भारत में। तो अप्रैल ले लेते हैं हम, 20, 21 और 22 और 23, 4 इयर्स हो गया। 4 इयर्स में कितना टोटल नंबर ऑफ डेथ, हम एक रफली डेटा यहां लिख देते हैं, 5.5 लाख। कितना? 5.5 लाख। मतलब 5.5 लाख लोग मरे हैं कितने इयर्स में? 4 इयर्स। कितने इयर्स में? 4 इयर्स। अब हम देख रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। 2019 का डेटा है, 2019 का डेटा है, और जो टोटल नंबर ऑफ डेथ है वो 3.5 लाख। एक साल, 1 ईयर। मतलब अगर हम 3.5 को आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो कैसे समझेंगे कि ईयर में 365 डेज होता है ना, 365 दिन होता है एक साल में। तो एक एवरेज मान के चले तो आप अगर आज मॉर्निंग में 6 o'clock पे आप जगे होंगे और आप सोएंगे, आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो अगर मान लेते हैं 12 नहीं 10 o'clock है रात का, ये AM में है और ये PM में है। प्राय यही लोग सोते हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे जगते हैं और फिर 10-11 बजे तक सोते हैं। तो इस डेटा को इस हिसाब से समझने की कोशिश करें तो हर दिन में 800 से 1000 लोग भारत में टीबी से मर जाते हैं। इतना है पैनिक स्थिति कि सुबह में आज हम जगे हैं और रात में जब हम सोएंगे तो भारतवर्ष में 2019 का WHO के डेटा को आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि 800 से 1000 आदमी मर जाता है टीबी से। तो इसको समझना जरूरी है कि नहीं जरूरी? Yes, sir. अगर हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, इसको सही समय से डायग्नोसिस करवा लेते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल आसान है और पेशेंट पूर्णतः ठीक होता है। लेकिन अगर इसको हम इग्नोर करते हैं तो पेशेंट का डेथ हो जाता है। आपके सामने रिजल्ट सामने है कि जिससे पूरा वर्ल्ड परेशान था, उससे 4 साल में जितना डेथ हुआ, लगभग वहां यहाँ पे 1 साल में हो, 1.5 साल में हो गया, 2 साल में हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो जैसे ये पैनिक स्थिति था, इतना ही खतरनाक ये भी है कि नहीं है? तो अपने को इस पे फोकस देने की जरूरत है कि नहीं है?
अब आज का टॉपिक अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई क्यों हम पढ़ रहे हैं, टीबी क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत सारा टॉपिक है पढ़ने के लिए, हमने टीबी क्यों सेलेक्ट किया, तो हम सिर्फ एक कंसर्न अभी आपके सामने रखे हैं और वो कंसर्न है मॉर्टेलिटी, डेथ रेट। पेशेंट का जो डेथ रेट है, वो डेथ रेट क्या है इसमें आपके सामने है कि लगभग 800 से 1000 लोग डेली भारत में मर रहे हैं किससे, ट्यूबरक्लोसिस से। तो भारत सरकार ने एक अपना विजन रखा, एक अपना सोच रखा, क्या कि 2025 तक भारत देश से हम टीबी को, भारत को क्या करेंगे, टीबी मुक्त करेंगे। कैसे? इस प्रोग्राम का नाम रखा नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। एक ऐसा कार्यक्रम जो राष्ट्र लेवल पर चले, जिसमें क्या पर्पस हो, क्या उद्देश्य हो कि लोगों को इतना अवेयर किया जाए, लोगों को इतना जागरूक किया जाए टीबी के प्रति कि अगर लोगों में कोई सिम्टम्स है, आगे हम पूरे विस्तार से आपको बताएंगे क्या क्या हम चर्चा करने वाले हैं। ये साइड की विजिबिलिटी है, ये जो जगह है वो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, यस यस, ये इसमें दिख रहा है, ठीक है। है। हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं? पहला तो हमने आज अभी चर्चा किया कि ये जो हम टॉपिक सेलेक्ट किए हैं उसके पीछे हमारा रीजन क्या है, हमने इस ट्यूबरक्लोसिस टॉपिक को क्यों सेलेक्ट किया है, वो रीजन हमारा क्या है, व्हाई आई हैव सेलेक्टेड दिस टॉपिक। दूसरा है इंट्रोडक्शन, ये बीमारी क्या होती है, अभी हम लोग आगे चल के विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे कि ये जो डिजीज है, ये जो बीमारी है, इसका इटियोलॉजी क्या है, ये किसके कारण होता है। फिर हम चर्चा करेंगे कि जिस किसी के कारण होता है वो दिखता कैसा है, उसका मॉर्फोलॉजी क्या है। फिर हम बात करेंगे कि ये जो इसकी मॉर्फोलॉजी है, ये हमारे बॉडी में जाता है तो कितना टाइम लेता है बीमारी पैदा करने में, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। फिर हम बात करेंगे कि जब ये हमारे बॉडी में चला जाता है तो बॉडी में जाने के बाद ये बीमारी कैसे पैदा करता है, इसके पैथोजेनेसिस क्या है। फिर हम बात करेंगे कि अगर हमारे बॉडी में चला गया तो बॉडी में जाने के बाद ये कौन कौन सा लक्षण प्रोड्यूस करेगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर चर्चा करेंगे इसके बाद कि अगर डिजीज हो गया है तो उसका क्या है डायग्नोसिस, क्या है उसके जांच के कौन कौन से तरीके हैं, उस जांच के तरीके के बारे में बात करेंगे। फिर 9 नंबर पे बात करेंगे हम लोग कि इसके ट्रीटमेंट के क्या प्रोटोकॉल है, कौन कौन से इलाज के तरीके हैं। और फिर हम 10 और लास्ट बात करेंगे किस पे, प्रिवेंशन के बारे में। ये आउटलाइन मैं इसलिए लिख दे रहा हूं आपको कि अभी जो हम पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम किस किस चीजों पे चर्चा करेंगे। ये इंटायर चीज अगर आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये टॉपिक आपको क्लियर है, आप बड़े आसानी से इसको किसी को समझा भी सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से किसी भी चीजों को मिसिंग है तो आपको क्लियरिटी नहीं होगी, आप उस चीजों को बेहतर नहीं बता पाएंगे। क्लियर है? तो पहला ऑब्जेक्टिव जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये समझ में आया कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मर रहे हैं, 1.5 लाख लोगों की मौत होती है एक्सीडेंट से और 3.5 लाख लोगों की मौत हो रही है टीबी से। एक्सीडेंट पे हम इतने सारे प्रोटोकॉल, इतने सारे ट्रैफिक नियम और तरह तरह की चीजों को लागू कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ट्यूबरक्लोसिस पे उसी तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? मैं पूछूंगा, आपके दिमाग में क्या रखना चाहिए कि सर लगभग 3 लाख लोगों की मौत हो जा रही है, लगभग 3 लाख लोगों की मौत हो जा रही है। इसीलिए सुबह से शाम तक, बड़ा सिंपल, 3 लाख में नहीं याद रहे तो 800 से 1000 लोगों की मौत सुबह से लेकर के शाम तक हो जा रही है भारत में। इसलिए इसको समझना, इसके बारे में जानना जरूरी है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्या है, क्या है टीबी की बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्या होता है। इससे पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है, लेकिन आज मैं कंप्लीट साइंटिफिक डिटेल और बड़ा सिंपल वे में, जैसे आप टीबी टॉपिक सेलेक्ट करने का रीजन आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? हम सिर्फ मृत्यु दर को टारगेट करके ही आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोग मर रहे हैं, कोरोना में 4 सालों में 5.5 लाख लोग मर रहे हैं, और इसे एक दिन में 1000 लोग मर रहे हैं करीब करीब। तो निश्चित रूप से ये चर्चा का विषय है, इस पर समझने की जरूरत है और हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि ट्यूबरक्लोसिस का क्या इंट्रोडक्शन है।
इस शब्द को देखेंगे तो इसको समझने से पहले 1882 में एक साइंटिस्ट है और उनका नाम है रॉबर्ट कोच। क्या नाम है? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले टीबी की बीमारी, ध्यान से सुनिए, रॉबर्ट कोच एक वैज्ञानिक है, ईयर है 1882। उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि जो टीबी की बीमारी है वो बैक्टीरिया से होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो हमने एक और पॉइंट यहां पे क्या जोड़ दिया? हिस्ट्री। क्या जोड़ दिया यहाँ पे? हिस्ट्री। कि भाई रॉबर्ट कोच इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु फर्स्ट एक्सप्लेन दैट ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। जो टीबी की बीमारी है वो किससे हो रही है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से हो रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इस वर्ड को देखेंगे ना तो इसमें दो है, एक ट्यूबर शब्द है और एक क्लोसिस शब्द है ना? एक शब्द है ट्यूबर और दूसरा शब्द है क्लोसिस। ट्यूबर शब्द मतलब ट्यूबरकल, और ट्यूबरकल शब्द को अगर आप देखेंगे लैटिन वर्ड है, इसके एक्सप्लेन करेंगे इसको तो इसका मतलब होता है राउंड नोड्यूल्स। राउंड नोड्यूल्स या उसको हम लोग कहते हैं ग्रेन्युलोमास। बड़े सामान्य शब्द में ऐसा कुछ, बड़े सामान्य शब्द में कोई चीज राउंड राउंड। और क्लोसिस का मतलब होता है, यहां जो क्लोसिस है इसका मतलब होता है कंडीशन। क्या होता है इसका मतलब? कंडीशन। मतलब अभी हम आपको इतना समझाते हैं कि टीबी के कंडीशन में कुछ ऐसा हो जाता है जो राउंड राउंड सा हो जाता है। वो कहां होता है, वो क्या होता है, पूरे विस्तार से आज ही बात करेंगे। कब? जब हम ये पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस, कि कैसे ये राउंड बन जाता है, कैसे ये ग्रेन्युलोमास बन जाता है, क्या है ग्रेन्युलोमास। जब हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस तब बात करेंगे। अभी सिर्फ इस वर्ड का मतलब है, ये वर्ड क्या है कि इसमें दो वर्ड है, एक ट्यूबरकल है और एक क्लोसिस है। ट्यूबरकल का मतलब है कुछ राउंड नोड्यूल्स सा बन जाता है। थोड़े से हम आपको अभी एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारे बॉडी में हर एक बीमारी से बचने के लिए अंदर से पहले ही कुछ सेल्स हैं जो बचाते हैं हमको बीमारी को। ऐसे ही लंग्स में एक सेल्स है, उसको बोलते हैं मैक्रोफाज। क्या बोलते हैं उसको? मैक्रोफाज। तो ये मैक्रोफाज टीबी के बैक्टीरिया को मारना चाहता है और टीबी का बैक्टीरिया इस मैक्रोफाज को चारों तरफ से कवर कर लेता है और वो क्या बना देता है? ग्रेन्युलोमास। क्या बना लेता है? ग्रेन्युलोमास। तो जब आप देखेंगे माइक्रोस्कोप से, जब आप एक्सरे से देखेंगे किसी के लंग्स के इमेज को तो वहां पे ग्रेन्युलोमास जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो अभी हमने वर्ड समझ में आया। कोई पूछेगा ट्यूबरकुलोसिस का मतलब क्या होता है इस वर्ड का, तो आप बोलेंगे कि मैक्रोफाज चारों तरफ से बैक्टीरिया से घिर जाता है और एक राउंड नोड्यूल्स जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, लोब्यूल्स जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, और ऐसा कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस। कोई कंफ्यूजन नहीं? ये बात थी किससे? पहली बात थी हिस्ट्री से। इसको बोलते हैं हिस्ट्री यहां तक को, और इसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। क्या बोलते हैं? टर्मिनोलॉजी। किसी भी शब्द का क्या मतलब है उसके बारे में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं कि भाई इसका क्या इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन है कि टीबी की जो ये बीमारी है यह बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वेरी सिंपल। ये क्या है? बैक्टीरियल। ये विजिबिलिटी है इसका, और यहां भी है, ठीक है। ये एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब इस बैक्टीरिया के नाम के बारे में बात करेंगे तो ध्यान से समझेंगे। माइकोबैक्टीरियम जीनस का, माइकोबैक्टीरियम जीनस का बैक्टीरिया है और स्पीशीज का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्लास में हूं सर, क्लास में हूं, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में कि माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस है इससे क्या होता है? टीबी की बीमारी होती है। और ऐसा ही एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, जिससे लेप्रोसी होता है, कुष्ठ की बीमारी होती है। तो आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी माइकोबैक्टीरियम के बारे में बात करें तो उससे दो प्रजाति, उसके दो स्पीशीज, एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिससे टीबी की बीमारी हो रही है, जिससे क्या हो रहा है? ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है।
और दूसरा माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जिससे क्या हो रहा है, लेप्रोसी। तो हम अभी लेप्रोसी के बारे में बात नहीं कर रहे, इसीलिए इसको हम रद्द कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से क्या होती है, टीबी की बीमारी। तो इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक बैक्टीरिया है और जिससे क्या होता है, टीबी की बीमारी। अब मान लेते हैं कि हम टीबी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और 100 टीबी का मरीज मेरे सामने है। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। 80% मरीज को लंग्स में टीबी होता है। किसमें टीबी होता है? 80% ऑफ द पेशेंट हैविंग टीबी इन देयर लंग्स में होता है। और 20% ऐसे हैं जो लंग्स के अलावा बॉडी के अदर पार्ट्स में हो सकता है, हेयर को और नेल्स को छोड़कर। समझ में आया? अब जो लंग्स में टीबी होता है इसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोलते हैं इसको? अभी हम पूछेंगे, कैमरा आपसे पीछे की तरफ करेंगे। कब? अब ये इटियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, मॉर्फोलॉजी पढ़ा रहे हैं, 4 कंप्लीट करेंगे, फिर आपकी तरफ कैमरा करेंगे, फिर आपसे पूछेंगे। इसीलिए सिंसियरिटी, नींद नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं ना? मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, ये लगभग 1000 लोग डेली मर जा रहे हैं, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं इसमें। फिर हमने कहा कि रॉबर्ट कोच नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया कि ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। फिर मैंने बताया कि टीबी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में हो सकता है, लेकिन 80% जो है वो क्या होता है, लंग्स में होता है। 80% जो ट्यूबरक्लोसिस है, विजुअल है ये? यस सर। देख रहे हो कितना घटिया मार कर रहे हो? ट्यूबरक्लोसिस जो है 80% सर ब्लैक मार्कर से लिखेंगे। 80% लंग्स में होता है और 20% अदर बॉडी पार्ट्स। अब जो लंग्स में होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोलते हैं उसको? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। और इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। समझ में आया? एक नया टर्म समझ में आया? कोई पूछेगा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है मतलब लंग्स के अंदर टीबी हो गया, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, कोई कंफ्यूजन नहीं इसको। इसके बाद ये भी क्लियर हो गया कि 80% क्या होता है, टीबी लंग्स में होता है, 20% कहां पे होता है, लंग्स से राउंड होता है। कोई पूछे ग्रेन्युलोमास क्या होता है, तो बता रहे हैं कि हमारा मैक्रोफाज का काम है बीमारी से बचाना, लेकिन ये बैक्टीरिया मैक्रोफाज अपना संख्या बढ़ा करके चारों तरफ से मैक्रोफाज को कवर कर लेता है और उससे क्या होता है, वो मैक्रोफाज एक नोड्यूल्स फॉर्म कर लेता है, एक राउंड लोब्यूल्स फॉर्म कर लेता है, जिसको बोलते हैं ग्रेन्युलोमास। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेन्युलोमास। अब एक और चर्चा करते हैं यहाँ पे टीबी के इंट्रोडक्शन में ही, क्या कि ये जो टीबी का ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है इसको बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब है कि जब कोई हेल्दी पर्सन, हम यहां पे हेल्दी हैं और यहां पे कोई एक दूसरा पर्सन इन्फेक्टेड है, जब इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है और छींकता है तो ये बैक्टीरिया कहां पे आता है, एयर में आता है। कई बार वो ड्रॉप्स का साइज बड़ा है, बैक्टीरिया का जो मॉलिक्यूल्स है वो हवा में सस्पेंडेड हो जाता है, उसको बोलते हैं एरोसोल। कई बार सरफेस पे गिर जाता है, सरफेस पे टच कर जाता है, तो अगर यह बैक्टीरिया हवा में सस्पेंडेड रह जाता है तो इसको बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं इसको? एरोसोल। तो जब कोई हेल्दी पर्सन सांस लेता है और जब इंफेक्टेड पर्सन खांसता और छींकता है तो एयर के माध्यम से वो बैक्टीरिया कहां चला जाता है, वो बैक्टीरिया कहां चला जाता है, वो बैक्टीरिया चला जाता है, फ्लाइट कर दिया मैं, वो बैक्टीरिया कहां चला जाता है, वो चला जाता है उस व्यक्ति के लंग्स में। कहां चला जाता है, लंग्स में। और लंग्स में जाने के बाद क्या करता है, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। लंग्स में जाने के बाद क्या करता है, इन्फेक्शन। तो कोई पूछता है हमसे कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसका मोड ऑफ
ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो क्या बताएंगे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कि कोई व्यक्ति खांसता है और छींकता है तो वो एयर में आता है और उसको वो हवा के साथ बैक्टीरिया मिक्स हो जाता है, एरोसोल बना लेता है, और जब कोई हेल्दी पर्सन ब्रीथ करता है, सांस लेता है, उसी सराउंडिंग में अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और वो खांस रहा है, छींक रहा है बार बार, तो उसको हेल्दी पर्सन को रेस्पिरेशन के माध्यम से लंग्स तक बैक्टीरिया पहुंच जाता है और वहां पे वो जाकर के क्या करता है, इन्फेक्शन। कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलिए अब आपकी बारी। ठीक है, विजिबल है, क्लैरिटी भी अच्छा है। येलो जैकेट, खड़े हो जाइए। यस, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अरविंद, बताइए रॉबर्ट कोच ने क्या डिस्कवरी किया था रॉबर्ट कोच ने टीबी के केस में? 1882 में ये बताया कि ट्यूबरकुलोसिस जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होते हैं, और ये जो होते हैं माइक्रोफेज जो हमारे लंग्स में होते हैं सेल, जो ट्यूबरकुलोसिस से डिफेंस करते हैं हमारी बॉडी के अगेंस्ट, तो उसके अगेंस्ट उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये राउंड शेप के होते हैं, जिसे आप कहते हैं, लेट हिम स्पीक, उनको बोल दीजिए। मास। ठीक है, वेरी गुड, ताली बजाओ इसके नाम पे। रतन, खड़े हो जाओ। एरोसोल का मतलब क्या होता है? एरोसोल, हाँ। जब सर जो भी टीबी का पेशेंट है वो जो खांसता है उसमें सही बोल रहे हैं आप, बोलिए। से जो निकलता है सर वो ड्रॉपलेट, वो जो उड़ता है हवा के साथ जब माइक्रोब्स मिक्स हो जाते हैं तो उसे हम क्या हैं, एरोसोल कह रहे हैं। बैठ जाओ, आप बताओ सामने। हाँ, ट्यूबरक्लोसिस का अगर कोई हमसे इंट्रोडक्शन पूछता है, क्या बताएंगे? इसका इंट्रोडक्शन, ट्यूबरकुलोसिस का डिस्कवरी 1882 में रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था, जिसमें रॉबर्ट कोच ने बताया था कि माइकोबैक्टीरियम जीनस के बैक्टीरिया, जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, वो हमारे लंग्स में मेनली इन्फेक्शन करते हैं, और ये इससे डिफेंस में हमारा माइक्रोफेज सेल जो है सो प्रोटेक्ट करता है। पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसके चारों ओर चिपक के और नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। खुशी, खड़ी हो जाओ। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस लंग्स में होता है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी बॉडी के अदर पार्ट्स में होता है। क्या चांसेस है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का? कितना परसेंट? पल्मोनरी का 80% और उसका 20%। ठीक है, ठीक है। इटियोलॉजी क्या है ट्यूबरक्लोसिस का? इटियोलॉजी क्या है? इसका रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होता है। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है, छींकता है तो बैक्टीरिया एयर में स्प्रेड करने ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। इटियोलॉजी मतलब कारण। मेन कारण क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का एक और स्पीसीज क्या है? एक और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रा। क्या करता है वो? होता है। लेप्रोसी होता है। ठीक है, बैठ जाइए। श्वेता, ये पूरे को एक बार बताइए अपने शब्द। सर, ट्यूबरकुलोसिस टॉपिक आज इसलिए सेलेक्ट किया गया क्योंकि सुबह 6 बजे से शाम तक जब तक हम लोग सोते हैं तब तक लगभग 800 से 1000 पेशेंट मर जाता है, इसलिए ट्यूबरकुलोसिस का टॉपिक सिलेक्ट किया गया था। इसका इंट्रोडक्शन होगा सर। ट्यूबरकुलोसिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज विच इज काउज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इसका हिस्ट्री सर, रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे जो कि 1882 में इसको डिस्कवर किए थे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को। और फिर इसमें ट्यूबरकुलोसिस का इसमें टर्मिनेशन वर्ड होगा तो ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरिकल मतलब सर इसका जो माइक्रोफेज होता है लंग्स में जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट में मतलब कि उसको बचाता है, डिफेंस करता है। तो वो ग्रेन्यूल मास से एक जो होता है वो राउंड शेप में वो मतलब वहाँ पे उसको माइक्रोफेज उसको घेर लेता है, राउंड हो जाता है। और क्या है इसका ऑर्क्लोसिस मतलब सर कंडीशन। और ये सर मैनुअली लंग्स में ये इम्पैक्ट करता है। ठीक 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 है, बैठ जाइए। देख लो, सेट करो। अब बात कर रहे हैं, इससे आगे बढ़े।
जिससे नहीं भी पूछा हो बता पाओगे? ये नहीं सोचना है कि इससे आगे आप चले गए तो पिछला वाला नहीं पूछेंगे। चैन से सोना है तो जग जाओ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे आगे देखेंगे कि ये माइकोबैक्टीरियम कैसा दिखता है, क्या है इसके पास खतरनाक। बाकी डिजीज में तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, क्यों नहीं हम इस पे कंट्रोल कर पा रहे हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को अगर हम, मेरा कहना ये है कि ये बैक्टीरिया से 800 से 1000 लोग पर डे मर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये भयानक कंडीशन है। और इस स्थिति को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं तब जब पेशेंट को जैसे ही सिम्टम्स आ रहा है और उस सिम्टम्स को हम सही समय से डायग्नोस कर पाए। जैसे ही डिजीज को डायग्नोसिस सही समय से हो जाएगा, फिर उसकी क्लैरिटी, उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट। ये बात तो क्लियर हो गया आपको कि ये जो है एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। कभी तो नहीं कहेंगे ना कि पैरासाइट से होता है, कभी नहीं कहेंगे फंगस से होता है, कभी नहीं कहेंगे वायरस से होता है। किससे होता है? इतनी तो समझ है ना आपको कि बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होता है, फंगस क्या होता है। तो ये जो बैक्टीरिया से बीमारी होती है, बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जिस प्रकार, ध्यान से सुनिएगा, जिस प्रकार आप सभी में अभी एक बात कॉमन है, क्या? सबने किसी न किसी प्रकार का मोटा कपड़ा पहना है, किसी ने जैकेट पहना है, किसी ने स्वेटर पहना है, किसी ने कुछ और हुडी पहना है, कुछ ने कुछ कपड़ा पहना है, लेकिन वो सारे क्या है? मोटे कपड़े से कवर है। ऐसे ही हर बैक्टीरिया किससे कवर है? सेल वॉल से कवर है। किससे कवर है? सेल वॉल। इस बैक्टीरिया के सेल वॉल में माइकोलिक एसिड पाया जाता है। याद क्या रखना पड़ेगा आपको? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ज्यादा मात्रा में लिपिड कंटेंट पाया जाता है, माइकोलिक एसिड पाया जाता है। एक तो इंपॉर्टेंट बात, अभी क्या पढ़ रहे हैं? ट्यूबरक्लोसिस पढ़ रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस में क्या पढ़ रहे हैं? ट्यूबरक्लोसिस में मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, किसका मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। किसका पढ़ रहे हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस बीमारी और बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बासिलाई। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला, किसी भी मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? कि वो कैसा दिखता है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है। तो जब हम शेप और साइज के बारे में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? तो जब शेप के बारे में बात करेंगे तो ये 0.2 to 0.4 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है। क्या होता है इसका? डायमीटर होता है। और 2 to 5 माइक्रोन इसका क्या होता है? लेंथ होता है, लंबाई। ये तो हुआ साइज। अब बात करते हैं किसके बारे में? शेप के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? शेप। ये साइज मतलब कि उसकी 2 मीटर का है, 4 मीटर का है, 5 मीटर का है, 2 mm का है, क्या है? ये इसको बोलते हैं साइज। आप 4 फीट पर हैं, 5 फीट पर हैं, 6 फीट पर हैं, ये क्या है? साइज। तो साइज मैंने बताया कि चौड़ाई इतना है, लंबाई कितना है? इतना। अब जो बात कर रहे हैं कि वो दिखता कैसा है, तो बोल रहे हैं कि वो रॉड के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? कोई कंफ्यूजन? कई बार थोड़ा सा मुड़ा हुआ भी दिख सकता है, मतलब स्लाइटली कर्व। करेक्ट, स्लाइटली। तो कोई चीज अगर रेड मार्कर भी था, कहां चला गया? कोई रॉड से मतलब ऐसा ऐसा थोड़ा सा कर्व भी दिख सकता है, थोड़ा सा स्लाइटली ऐसा दिखेगा। अब दुनिया में जो बैक्टीरिया है उसको आप जिस नजरिए से देखते हैं उसमें क्या दिखता है आपको? कि बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए या तो कार्बन चाहिए जिंदा रहने के लिए। वैसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को पूरा करता है उसे हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जिंदा रहता है, अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है, जीवन चक्र पूरा करता है, उसे हम एनारोबिक कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया कैसा है? एरोबिक। ऑक्सीजन चाहिए इसको। क्या चाहिए इसको? ऑक्सीजन चाहिए। तो एक और बात लिख लेते हैं, ये क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया। ये क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया। सामान्यतः ध्यान से समझिएगा, जो इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, सामान्यतः बैक्टीरिया चारों तरफ से जो सेल वॉल से घिरा हुआ रहता है उसमें जो उसके कंटेंट होते हैं उस कंटेंट की अपेक्षा इसमें लिपिड का कंटेंट ज्यादा है और उसे हम यहां पे जो टर्म लिख दे रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं? माइकोलिक एसिड। क्या बोल रहे हैं?
क्या बोल रहे हैं? माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड का कंसंट्रेशन इसमें क्या होता है? रिच कंटेंट, लिख देता हूं, रिच कंटेंट होता है, रिच कंटेंट ज्यादा मात्रा में रहता है माइकोलिक एसिड पर। और क्या होता है इसके पास, और क्या इसकी खासियत है? जितना बैक्टीरिया आपने पढ़े हैं, जितने बैक्टीरिया आप पढ़ते हैं, उस बैक्टीरिया को अगर आपको बांटना है तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्राम स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्राम स्टेन। लेकिन इस बैक्टीरिया को जब हमको पढ़ना होता है, इसको जब फाइंड करना होता है, तो हम जेडन स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? इस बाकी सारे के लिए आप क्या करते हैं? ग्राम स्टेन करते हैं, और इसके लिए एक स्पेशल स्टेनिंग आपको करना पड़ता है, जेडन स्टेन। पूरी विस्तार से हम बात करेंगे जब डायग्नोसिस समझाएंगे आपको। बेटर समझ रहे हो? जब डायग्नोसिस पे आएंगे तो पूरी विस्तार से बात करेंगे क्यों जेडन स्टेन करना पड़ता है। तो इस बैक्टीरिया में माइकोलिक एसिड के वजह से ऐसी क्षमता है कि ये एसिड को भी झेल लेता है, एसिड से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, एसिड से ये डिक्लोराइज नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान से ले जाओ दिमाग में। जितना बैक्टीरिया है, चाहे स्टेफाइलोकोकस पढ़ा आपने, स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ा, इसेरिचिया कोलाई पढ़ा, बहुत सारे बैक्टीरिया मैंने पढ़ा है। सारे बैक्टीरिया में कहा या तो ग्राम पॉजिटिव है या तो ग्राम नेगेटिव है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ भैया वो स्टेन ही काम कर रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए एक अलग से स्टेन लाना पड़ रहा है आपको। क्या लोगे उसको? जेडन स्टेन। क्या करना पड़ रहा है आपको? और कह रहा हूँ कि जेडन स्टेन में हम एसिड का प्रयोग करते हैं, और इस बैक्टीरिया की ऐसी क्षमता है कि एसिड को ये बर्दाश्त कर लेता है, एसिड को ये रेसिस्ट कर लेता है, एसिड से ये डिक्लोराइज नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं AFB। क्या बोलते हैं इसको? एसिड फास्ट बेसिलस। क्या बोलते हैं इसको? एसिड फास्ट बेसिलस। क्या बोलते हैं इसको? एसिड फास्ट बेसिलस। समझ में? क्यों बोलते हैं एसिड फास्ट बेसिलस? कोई पूछेगा ऐसे तो बता पाओगे कि सर बाकी बैक्टीरिया जो है उसको हम रंग देंगे और थोड़ा सा एसिड डालेंगे तो वो रंग को खो देगा, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है इस पे जब हम रंग डालेंगे, इस पे जब हम कार्बन फॉस्फीन डालते हैं और तब इसमें हम H2SO4 का प्रयोग करते हैं, ये डिक्लोराइज नहीं होता है। अब कोई पूछता है क्यों नहीं होता है, तो इसमें माइकोलिक एसिड ज्यादा मात्रा में, रिच कंटेंट। समझ में आ रहा है? लो जी आगे बढ़े। मॉर्फोलॉजी में क्या क्या बोलोगे आप? 5 बात। ये बैक्टीरिया जो है वो रॉड शेप का है। ये बैक्टीरिया का जो साइज है वो 0.2 to 0.4 डायमीटर में, माइक्रोन डायमीटर में, और लेंथ में 2 to 5 माइक्रोन लेंथ। इसके बाद क्या बोला कि इसमें माइकोलिक एसिड पाया जाता है इसके सेल वॉल में, और ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसको बोला कि ये सामान्य स्टेन से ये स्टेन नहीं होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? अलग जेडन स्टेन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जेडन स्टेन में हम जब 20% H2SO4 का प्रयोग करते हैं तो ये जो बैक्टीरिया है ये एसिड फास्ट होता है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने कलर को नहीं छोड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं इसको? एसिड फास्ट। आगे बढ़े, मॉर्फोलॉजी से आगे बढ़े। अब बात कर रहे हैं कि भाई ये जो बैक्टीरिया है, हम जब अभी पढ़े कुछ ही दिन पहले आपको पढ़ाया था टाइफाइड, है ना? तो टाइफाइड पढ़ाया तो हमने कहा कि भाई जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 6 to 14 डेज का है, 6 से 14 दिनों का है प्राय। इसकी अगर हम बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड का, तो ये वीक्स में चला जाता है। कई बार 3 सप्ताह तक चला जाता है, कई बार 2 सप्ताह तक चला जाता है, कई बार 4 सप्ताह भी जा सकता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड करता है पेशेंट की इम्यूनिटी पे। किस पर डिपेंड करता है? सामान्यतः इंक्यूबेशन पीरियड। अच्छा, इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है? ध्यान से सुनिएगा। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि हमारे घर में एक आदमी है जिसको टीबी की बीमारी है, और मैं यहाँ पे हूँ, मुझे टीबी की बीमारी नहीं है, लेकिन अभी हमने सांस लिया और ये बैक्टीरिया हमारे अंदर चला गया। अब हम 5 दिन में बीमार पड़ेंगे तो 5 दिन हो गया इंक्यूबेशन पीरियड। 15 दिन में बीमार पड़ेंगे, 15 दिन में हो गया इंक्यूबेशन पीरियड। 25 दिन में बीमार पड़ेंगे, 25 दिन बीमार पड़ेंगे। ये कैसे पता चलेगा? हमको सर्दी होगा, खांसी होगा, छींक होगा, जो भी चीज उसको था वही चीज हमको हो रहा है, वही लक्षण हम में आ रहा है,
वही सिम्टम सब में दिख रहा है, तो हम मान लेते हैं क्या कि हमें भी टीबी हो गया, बाकी हम जांच कराते हैं फिर कंफर्म होता है। तो पैथोजेन को बॉडी में प्रवेश करना और लक्षण का अपीयर होना, इसके बीच का जो टाइम है उसे हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 सप्ताह। बेटा समझ रहे हो? अब जो बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात करते हैं क्या, पैथोजेनेसिस। किस पे बात कर रहे हैं? पैथोजेनेसिस का मतलब है हाउ डिजीज प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी, बॉडी में कैसे डिजीज प्रोड्यूस होता है। लॉजिक को समझना। लॉजिक क्या है कि ये है क्या, लंग्स, ये क्या है आपका ट्रेक्टर, ये क्या है, यहाँ पे जाते हैं, आपने पढ़ा है, बहुत एक्सपर्ट लोग पढ़ाए हैं आपको फिजियोलॉजी वगैरह। तो प्राइमरी ब्रोंकी है, सेकेंडरी ब्रोंकी है, टर्शियर ब्रोंकी है, एल्वोलस है, एल्वोलाई है, और यहाँ पे जहां पे जाकर के गैस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज। अब जब ध्यान से सुनिए, अब जब हम सांस लेते हैं तो एयर के साथ साथ क्या जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, नाइट्रोजन भी जाता है। लेकिन यहाँ पे ब्लड में, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड के अंदर क्या जाता है, केवल और केवल ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ब्लड में कम होता है, लंग्स में ज्यादा होता है, इसीलिए नेचर है गैस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, इसीलिए ये यहाँ से यहाँ चला जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में ज्यादा है, लंग्स में कम है, इसीलिए ये ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। और नाइट्रोजन का दोनों जगह सेम है, इसलिए कोई अदला बदली नहीं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे कोई बैठा नहीं है लंग्स के अंदर कि वो बोल रहा है ऑक्सीजन जी आप अंदर जाइए और कार्बन डाइऑक्साइड जी रुक जाइए। ये है पार्शियल प्रेशर, और ये गैसेस का नेचर है क्या, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करना। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे इस एयर के साथ इनहेलेशन जब आप कर रहे हैं, जब आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग के साथ साथ क्या आ रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया आ रहा है। अब जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया आ रहा है, यहाँ से आ रहे हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन हमने इम्यूनिटी पढ़ाया, उसमें बताया क्या, फिजिकल बैरियर, कि आवर बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली कवर्ड विद द स्किन। हमारा बॉडी अंदर से भी और बाहर से किससे कवर है, स्किन से। अब ये जब स्किन से कवर है, अंदर से भी स्किन से कवर है, अब ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेल है जो हमको बीमारी से बचाता है, और उसे हम कह रहे हैं मैक्रोफाज। क्या बोल रहे हैं उसको? अब ये बैक्टीरिया चला गया यहाँ पे, अब मैक्रोफाज क्या चाहेगा, उस बैक्टीरिया को मारना, और ये बैक्टीरिया क्या चाहेगा, अपना नंबर इंक्रीज करना, वहां के मटेरियल्स को यूज करके अपना डिवीजन करना, अपना नंबर को बढ़ाना, चाहेगा कि नहीं चाहेगा? ऐसे कंडीशन में अच्छा कई बार वो आराम से बैठा हुआ भी रहेगा, कई बार वो बहुत समय भी लगा सकता है इन्फेक्शन करने में। तो जब ये अपने नंबर को इंक्रीज करेगा और यहाँ पे मैक्रोफाज है, तो ये चारों तरफ से इस मैक्रोफाज को कवर कर देगा और नोड्यूल्स बना देगा, नोड्यूल्स बना देगा। फिर क्या होगा, इस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आएगा कि नहीं दिक्कत आएगा, खांसी होगा कि नहीं होगा, बलगम आएगा कि नहीं आएगा। जो जगह था गैस के अदला बदली होने का, उस जगह पे क्या हो गया, इन्फेक्शन। उस जगह पे क्या हो गया। अब हमारे पास गुब्बारा में एयर भरा हुआ है, और बड़े आराम से खूब सारा गुब्बारा फुला हुआ एयर के साथ दिख रहा है आपको, और गुब्बारा में हमने कुछ मटेरियल डाल दिया, तो अब जितना हवा पहले ले रहा था उतना हवा गुब्बारा बाद में ले पाएगा क्या? अगर उसमें आपने कुछ बहुत सारा सामान डाल दिया तो वो स्पेस क्या हो रहा है, वो स्पेस मटेरियल के द्वारा फिल हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो जिसके वजह से इंफेक्शन हुआ, ये एल्वोलस में नोड्यूल्स का निर्माण कर दिया, इसका निर्माण कर दिया ग्रेन्युलोमास का निर्माण। अब क्या होगा पेशेंट के अंदर, सिम्टम्स क्या आएगा पेशेंट के अंदर, सिम्टम्स। क्या होगा सिम्टम्स, ध्यान से समझिएगा। टीबी के जब सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो 4 सिम्टम्स को ध्यान रखना है, 4, ध्यान से सुनिएगा जो मैं 4 बोल रहा हूं। पहला, कफ मोर देन 3, यस, मोर देन
3 वीक्स, 3 सप्ताह से ज्यादा खांसी, आपको खांसी हो रहा है कितने दिनों से? 3 सप्ताह से ज्यादा से। क्लियर हो गया? दूसरा, बलगम में क्या हो रहा है? ब्लड आ रहा है। बलगम में क्या हो रहा है? बलगम भी आ रहा है तो आपको जांच कराना है, लेकिन बलगम में अगर ब्लड आ रहा है तो ये भी एक इंडिकेटर है, ये भी एक इंडिकेशन है। तीसरा, चेस्ट में क्या हो रहा है? पेन। चेस्ट में क्या हो रहा है? पेन। फोर्थ, फीवर। फीवर। ये 4 लक्षण आपको दिमाग में रखना है। कौन कौन सा? पहला, फर्स्ट, देख के नहीं समझ करके। पहला, इन्फेक्शन कहाँ हुआ? लंग्स का काम क्या था? गैस का एक्सचेंज, वहां पे हो गया इन्फेक्शन, तो खांसी होगा कि नहीं होगा? और एक दिन की बात तो नहीं कि इन्फेक्शन एक दिन में खत्म हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ बैक्टीरिया के पास खतरनाक माइकोलिक एसिड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैक्रोफेज उसको नहीं मार पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इन्फेक्शन बढ़ेगा ना, तो आपको खांसी लगातार होगा कि नहीं होगा? तो क्या बताया, कितने दिनों तक खांसी? मोर देन 3 वीक्स, नॉट 3 वीक्स, मोर देन 3 वीक्स, है ना? फिर क्या बताया कि जो बलगम आता है, चूंकि ये इन्फेक्शन कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ऐसे कंडीशन में इस स्पुटम में या तो स्पुटम आ रहा है या स्पुटम के साथ क्या आ रहा है? इसके बाद क्या बोल रहा हूँ? चेस्ट में पेन हो रहा है। अरे इन्फेक्शन हुआ है लंग्स में, तो आपको नॉर्मल फील होगा क्या? आपको एबनॉर्मल फील होगा, आपको कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर फील होगा, और उसको यहाँ पे हमने क्या लिया है? चेस्ट। और क्या होगा? और साथ साथ क्या आएगा? फीवर। ये तो मैंने बताया है एक कॉमन सिम्टम्स, लेकिन ध्यान से समझिएगा, आपने अगर इसको ध्यान नहीं दिया, आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा? वेट लॉस होगा। वेट लॉस होगा कि नहीं होगा? भाई आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आपके बॉडी का जो इम्यूनिटी वाला सेल्स था, अच्छा वाला सेल्स था, वो तो मर रहा है, और आप दिन प्रतिदिन आप में बीमारी हो रही है, बुखार हो रहा है, लंग्स खराब हो गया। फेफड़ा का काम क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां तक जाता है? ब्लड के द्वारा बॉडी के एक सेल्स तक पहुंचता है। अगर ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम हो रहा है तो और भी आपको परेशानी होगी। और मैंने क्या कहा कि केवल लंग्स में ही टीबी नहीं होता है, ये बॉडी के अदर पार्ट्स में चला गया, बोन के पास चला जाएगा, बोन टीबी कर देगा, ब्रेन में चला जाएगा, ब्रेन टीबी कर देगा, किडनी में चला जाएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम के अंदर टीबी हो सकता है, यूरोजेनिटल सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, इंटेस्टाइन में चला जाएगा, इंटेस्टाइन टीबी प्रोड्यूस कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो क्या करना होगा ऐसे कंडीशन में? जब इस तरीके का किसी का सिम्टम्स दिखे तो इग्नोर नहीं करना है, इमीडिएट कहां बढ़ना है? डायग्नोसिस। कहां पे बढ़ना है? डायग्नोसिस। कोई कंफ्यूजन है सिम्टम्स में? तो चलो आपकी तरफ एक बार, हाँ बोलो। पैथोजेनेसिस में सिंपल कि जब भी कोई हेल्दी पर्सन ब्रीथ करता है और अगर पैथोजन एयर में है तो उसका श्वसन के द्वारा वो लंग्स तक पहुंच जाता है। पैथोजन का टारगेट है कि वहां के रिसोर्सेस का यूज करके अपना संख्या को बढ़ाना, और यहाँ वहां पर उपस्थित सेल का टारगेट है कि अगर कोई अनवांटेड चीज आता है तो उसको मार के खत्म करना, उसको किल करना। चूंकि इस पैथोजन की कैपेसिटी है कि वो चारों तरफ से माइकोलिक एसिड से कवर है, तो वो मैक्रोफेज उसको जल्दी मार नहीं पाता है। ऐसे कंडीशन में वो मैक्रोफेज को चारों तरफ से कवर कर लेता है और एक नोड्यूल्स बना लेता है, जिसे हम ग्रेनुलोमास कहते हैं, जिसके वजह से पेशेंट में ये सारा दिक्कत आता है। उसको चेस्ट पेन होता है, उसको बुखार आता है, उसको बलगम में ब्लड आता है और उसको लगातार खांसी होता है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? चलो एक बार आप बताओ भाई, जी के क्रिएटर खड़े हो जाओ। आप परेशान नहीं हो? आप परेशान तो नहीं हो? खड़े हो। हाँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है उससे कौन सी बीमारी होती है? टीबी। वेरी गुड। और टीबी बीमारी में मुख्यतः कौन सा बॉडी का पार्ट डिस्टर्ब होता है? ज्यादातर केस में किस भाग में टीबी होता है? लंग्स में। इसके अलावा बॉडी में और भी कहीं टीबी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? yes, हो सकता है। टीबी के बीमारी का 4 लक्षण कौन कौन सा आपको दिमाग में आ रहा है? जी हाँ, ये 4 लक्षण है तो हमको लगता है टीबी हो सकता है। 3 वीक से अधिक बुखार रहना, ठीक है, बढ़ते चलिए, कोई बात। खांसी होना, ठीक है सर, बलगम के साथ ब्लड आना, बहुत बढ़िया। चेस्ट पेन,
बहुत अच्छा, बुखार लगी। ताली बजाई इसके नाम पे। क्यों घबरा रहे थे? नहीं घबराना था, बैठ जाओ भैया अभिलाष, खड़े हो जाओ, है ना? क्या नाम है? अभिलेष, सॉरी अभिलेष। हाँ अभिलेष, ये बताओ इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं? टीवी के सिम्टम्स कौन कौन से हैं? More than 3 weeks, fever, bottom with blood, and chest pain. ठीक, बैठ जाइए, आगे बढ़े। एक बार दिनेश खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं ठीक है, बताइए दिनेश, अभी तक आपने क्या समझा है? बताइए। ट्यूबरकुलोसिस हमारे देश में सर प्रतिदिन 800 से 1000 आदमी मरते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने 1882 में किया था। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होती है। ट्यूबरकुलोसिस के 4 सिम्टम्स हैं। फर्स्ट 3 वीक, मोर देन 3 वीक्स। देखिए, अगर ना आप स्किप करेंगे ना तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। आपको ना जवाब इस तरीके से अपने दिमाग में तैयार करना है। आप ये कहाँ चला गया, इसने ये परिचय दिया, ये थोड़ा सा बताया, ये थोड़ा सा बताया, और सीधा आ गया, तो फिर आपको कभी समझ में नहीं आएगा। आप अपने दिमाग में सोचो ऐसे, ट्यूबरक्लोसिस बहुत अच्छा बोला आपने कि भाई इसमें लगभग 800 से 1000 लोगों की मौत हो रही है सर, इसीलिए इस पर डिस्कस करना जरूरी है। ये एक प्रकार का सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये एरोसोल के द्वारा इसका इन्फेक्शन होता है सर। जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिससे टीबी की बीमारी होती है, और दूसरा बैक्टीरिया उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, जिससे लेप्रोसी होती है। फिर यहाँ पे जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जब भी कोई पर्सन स्नीज करता है और कफ करता है तो बैक्टीरिया एयर में आता है और एयर के साथ सस्पेंडेड होता है, और फिर अगर कोई हेल्दी पर्सन ब्रीथ करता है तो इनहेलेशन के द्वारा उसके लंग्स तक पहुंचता है, वहां पे इन्फेक्शन पैदा करता है। मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो ये बैक्टीरिया है सर, ये बैक्टीरिया सुनेंगे अब सुनेंगे जब पूछेंगे फिर आपसे तो जवाब देंगे। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या है सर, इसका जो फीचर्स देखेंगे तो शेप और साइज की बात करेंगे तो शेप में रॉड शेप का बैक्टीरिया है सर। चारों तरफ से इसके सेल वॉल में माइकोलिक एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है सर। ये सामान्य ग्राम स्टेन न करके हम जड़न स्टेन करते हैं सर। ये एसिड फास्ट बेसिलाई जो है बोलते हैं, क्योंकि एसिड को रेसिस्ट कर लेता है सर, एसिड से डिक्लोराइज नहीं होता है। फिर इसके बाद क्या बात करेंगे, सामान्यतः अगर इसके बारे में शेप साइज के बारे में कि ये 0.2 to 0.4 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है और लेंथ 2 to 5 माइक्रोन जो इसका लेंथ है। सामान्यतः ये डेज में नहीं वीक में इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, 2 to 3 वीक्स अपने दिमाग में रखेंगे। पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे, रिपीट भी किया था पैथोजेनेसिस कि कोई हेल्दी पर्सन जब ब्रीथ करता है, इन्फेक्टेड पर्सन का जो अगर माइक्रोब से वो एयर में सस्पेंडेड है तो उसके लंग्स तक पहुंचता है, और लंग्स में पहुंचने के बाद वहां पे क्या करता है, मैक्रोफाजेस को चारों तरफ से कवर करता है, इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, ग्रेनुलोमास बनाता है, और जिसके वजह से ये सारा चीज आता है ना। जब आप पूरा याद रखेंगे तभी आपको क्लियर होगा कंसेप्ट। नहीं तो टीवी तो मैं 24 मार्च को भी यहाँ पे बताया था ना पिछली बार। 24 मार्च को हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड टीवी डे, तो उस दिन भी हमने बड़े डिटेल से कहा था। अब 24 मार्च फिर से आने वाला है, तो इस पिछले 1 साल में आपने क्या किया, तो इसे ये करना क्या होगा, जिस तरीके से एक लाइन में बोले उस एक लाइन में नहीं बोलना होगा। इसकी जो जो टॉपिक है, जो जो पॉइंट्स हैं, उस पूरे पॉइंट्स पे कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। अगर इसमें से आप किसी एक को अभी स्किप कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए एग्जाम में तो फुल स्किप कर देंगे। आपको ये नहीं सोचना, आपको सोचना है कि हमने जितना विस्तार से आप समझेंगे उतने विस्तार से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, और आप समझने का दायरा शॉर्टकट में कर लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़े, बैठ जाए। फिर अभी पूछेंगे आप लोगों से। आप जब मैं सोच रहा हूं तो अभी मत सोचो कि हम यहाँ से ही पूछने वाले हैं। आपको जब भी पूछेंगे यहाँ से, हमने कहाँ से पढ़ाया है, यहाँ से पढ़ाया है ना। हमने तो ये नहीं कहा कि चलो आज डायग्नोसिस पढ़ा देते हैं। तो जिस प्रकार हमने शुरू से लास्ट तक आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपसे मैं रिस्पॉन्स कैसा चाह रहा हूँ, शुरू से लेकर के लास्ट तक। आप देखिए डायग्नोसिस पे आप डायग्नोसिस पे बात कर रहे हैं। दो चार ऐसे बच्चे हैं अभी क्लास में जिनको थोड़ा ठंड ज्यादा लग रहा है, अभी भी वो क्लास में नहीं है, बस है क्लास में फिजिकली, मेंटली क्लास में नहीं। तो मेंटली जब भी आप क्लास में होंगे तो आपको ठंड खत्म हो जाएगा 100%। क्यों? चूंकि आपके दिमाग में होगा सर कब कैमरा हमारे तरफ कर देंगे और हमसे पूछेंगे, तो आप पढ़ाई की तरफ आपका पूरा फोकस होगा।
और आप बस हैं कि नहीं सर, चांसेस हमारा तो बहुत कम है, अभी तक तो सिर्फ 6 लोगों से सर पूछे हैं, तो हमारा चांसेस तो कम है। तो आप इसी तरीके से क्लास करते रहेंगे, जाते रहेंगे। चलिए, जब डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं ना, जब ट्यूबरक्लोसिस के डायग्नोसिस, मैंने बोला था कि मार्कर क्लियर होना चाहिए तभी विजिबिलिटी होती है। डायग्नोसिस के बारे में जब बात करेंगे तो डायग्नोसिस क्या होता है, सबसे पहला ध्यान दीजिए, चेस्ट एक्सरे। क्या करते हैं? चेस्ट एक्सरे देखते हैं। डॉक्टर को लगता है कि हाँ किसी पेशेंट को कफ है इस तरीके सा, लेकिन बलगम नहीं आ रहा है। अब बलगम नहीं आ रहा है तो अब आप उसको आगे हम लोग टेस्टिंग पे और डिटेल में बात करेंगे। तो प्राय डॉक्टर एक्सरे लिखते हैं और एक्सरे के माध्यम से कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं है। अगर उनको दिखता है एक्सरे में, जो एक्सरे के एक्सपर्ट हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, उसकी स्टडी करते हैं, ग्रेनुलोमास की स्टडी करते हैं, उनका अपना क्लैरिटी होता है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक्सरे के द्वारा भी क्या किया जाता है, कंफर्म किया जाता है किसको, ट्यूबरक्लोसिस को। ज्यादा ध्यान देने वाली चीज क्या है उस पर अभी चर्चा कर रहे हैं, दैट इज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पुटम। क्या? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्पुटम, यानी कि ZNST। चर्चा करेंगे विस्तार से। तीसरा क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड टेस्ट जो होता है वो होता है कि पेशेंट को अगर टीबी की बीमारी है तो हम लोग लैब में एक टेस्ट लिखते हैं, उसको बोलते हैं सीबी नट। क्या बोलते हैं उसको? सीबी नट। कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। क्या बोल रहे हो? ठीक है सर, ठीक है सर। सीबीनेट न्यूक्लिक एसिड एक साथ है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। अब ये जो हम लोग कर रहे हैं कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एम्प्लीफिकेशन, तो यहां से देखो दिमाग से ये सब हमने कहीं पढ़ा है। कहां पढ़ा है, कुछ याद है? न्यूक्लिक एसिड कहां पढ़ते हैं? डीएनए आरएनए को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? डीएनए आरएनए को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसके नंबर को हम एक जगह पे और बढ़ाते हैं और उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? पीसीआर। उस प्लस क्या बोलते हैं उसको? पीसीआर। वहां भी हम डीएनए के नंबर को बढ़ाते हैं। तो जनरली सीबीनेट लैब में है तो सीबीनेट हम लोग करते हैं। इसके अलावा और क्या टेस्ट करते हैं? एक टेस्ट होता है उसको बोलते हैं मॉन्टुक्स टेस्ट। क्या बोलते हैं? और क्या कर सकते हैं? और एक टेस्ट होता है उसको बोलते हैं LPA, लाइन प्रोब एसे। क्या बोलते हैं? लाइन एसे। और एक टेस्ट है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज, बोलो बोलो, कल्चर। क्या करते हैं? कल्चर। जब ये बैक्टीरिया की बात होगी तो किसकी बात होगी? कल्चर। इस सबों में से सबसे जल्दी, सबसे सस्ता कौन है? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ, बड़े आराम से 15 मिनट में करके अगर पेशेंट पॉजिटिव है हम उसको अच्छे से जांच करेंगे, निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो 15 मिनट में आप इसको क्या कर सकते हैं? कंफर्म कर सकते हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको फोकस करेंगे। अब ध्यान से देखिए, हमने आपको ZNST कई बार पढ़ा चुका है, लेकिन अगर मैं अभी आपसे पूछूंगा तो कुछ लोग जवाब दे पाएंगे, कुछ लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए पर आपकी परेशानी को दूर करने के लिए मैं एक दिन में सब कुछ पढ़ा रहा हूं। एक वीडियो में हमारे सारे डिटेल्स आ जाएंगे जो आप आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, हम जब बात करते हैं माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफ स्पुटम का, ME ऑफ स्पुटम, तो किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट्स। कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत है उसका हम लिस्ट बनाते हैं। तो पहले हम यहां पे लिख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स। जब भी कोई काम करेंगे तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? पहले
सैंपल चाहिए। क्या चाहिए हमको? यहाँ पे सैंपल क्या है? अब जहां पे काम करेंगे वो जगह चाहिए, तो क्या है? बायो सेफ्टी कैबिनेट। जिस चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे अपने टेस्टिंग के समय, दैट इज ग्लास स्लाइड, प्लैटिनम स्प्रिट, माइक्रो, यस, कार्बन 20%, मीथेन और डिस्टिल्ड वाटर। और कुछ होगा तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे आगे देखिए। अब बात करेंगे कि कैसे जांच को करेंगे, टेस्ट को कैसे करेंगे। ये मटेरियल कहीं पे लैब में रखा हुआ है, अब हम मुझे जांच करना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या होगा हमारा, कि जो सैंपल है उसका पहले कलेक्शन को हमको समझना पड़ेगा कि आपके पास हॉस्पिटल में जो पेशेंट आ रहा है उसका सैंपल कलेक्शन बलगम को कैसे कलेक्ट करना है। तो उसको क्या कहना है? पहला काम, क्लीन योर माउथ विथ वाटर। अच्छे से कुल्ला करिए। क्यों? यहां पे हमारा बैक्टीरिया टारगेट नहीं है। अगर वो गुटखा चबा रहा है, अगर वो खैनी खा रहा है, अगर माउथ में पहले से कोई गंदगी भरा हुआ है तो वो भी बलगम के साथ आएगा, वो भी रिजल्ट को इंटरफेयर करेगा। इसीलिए अच्छे से माउथ को क्लीन कर लीजिए। फिर क्या करिए? आराम से ऐसे करके और पूरा कफ करिए, डीप कफ करिए, ज्यादा से ज्यादा खांसी करिए। तब जो बलगम आता है उस बलगम को कंटेनर में कलेक्ट करके लेबोरेटरी में लाइए। और ये क्या होना चाहिए? मॉर्निंग होना चाहिए, फ्रेश मॉर्निंग सैंपल होना चाहिए, फ्रेश मॉर्निंग सैंपल। समझ पाया? एक दिन में नहीं आ पा रहा है रिजल्ट, कल फिर से लेके आइए। कल नहीं रिजल्ट आ रहा है, परसों लेके। 3 दिन तक सैंपल कलेक्ट करेंगे, रिजल्ट एक्यूरेसी आएगा, रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। समझ में आ रहा है? तो सैंपल कलेक्शन समझ में आया। माउथ को क्लीन करेंगे और डीप कप करेंगे, उसे कंटेनर में सैंपल कलेक्ट करके लैब में लेकर के आएंगे। अब हम मान लेते हैं कि लैब में हमारे पास सैंपल आ गया है और ये सब सारा सामान है। अब मुझे क्या करना है? टेस्ट को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहला काम हम ये पोर्शन विजिबल है जी? यस। ये दिख रहा है? सबसे पहला हमारे पास क्या है? बायोसेफ्टी कैबिनेट। क्या है? बायोसेफ्टी कैबिनेट। एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा मशीन जिसमें हम क्या करते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पे जब लेबोरेटरी में काम करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर करते हैं, वहां पे स्टेराइल कंडीशन मेंटेन होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बायोसेफ्टी कैबिनेट में एक ग्लास स्लाइड लेंगे। क्या करेंगे? ग्लास स्लाइड। इसके बाद फिर क्या करेंगे? ग्लास स्लाइड लेने के बाद यहाँ पे एक स्प्रिट लैम्प जलाएंगे। ठीक है? इसके बाद क्या करेंगे? एक प्लैटिनम लूप लेंगे। प्लैटिनम लूप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये इमीडिएट हीट को एब्जॉर्ब करता है और रिलीज भी करता है। मतलब ये तुरंत गर्म हो जाएगा तो स्टेरलाइज हो जाएगा और तुरंत ठंडा हो जाएगा तो हम आसानी से सैंपल ले पाएंगे। 5-6 सेकंड 10 सेकंड में ये ठंडा भी हो जाएगा, है ना? तो हमने सबसे पहला काम किया, यहाँ पे हमारा सैंपल है, इस डब्बे में हम नाम लिख देते हैं सबको। ये जो है हमारा, ये ग्लास लाइट। क्या है ये? ग्लास लाइट। ये क्या है? स्प्रिट लैम्प। ये प्लैटिनम लूप और ये सैंपल। तो प्लैटिनम लूप को पहले स्टेरलाइज किए। कैसे? स्प्रिट लैम्प में गर्म किए। गर्म करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको नॉर्मल किए, थोड़ी देर मतलब 2-4 सेकंड किए। इसके बाद इसको सैंपल में डीप किए। सैंपल में डीप करने के बाद थोड़ा सा अच्छे से जिसमें सैंपल आ जाए एक बार रोटेट कर दिए। यहाँ पे राउंड और ओवल स्फीयर बना देंगे। राउंड या ओवल स्फीयर, कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्या कर दिया हम? राउंड और ओवल स्फीयर। तो अभी जो हम पढ़ेंगे हैं इसको क्या बोल रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर। हम अभी क्या बनाए हैं? स्मीयर। कोई कंफ्यूजन नहीं? अब स्मीयर के बाद हमको क्या करना है? स्टेनिंग करना है। स्मीयर को क्या करना है? तो स्टेनिंग से करने से पहले
इस स्फीयर को फिक्स करेंगे। इस स्फीयर को क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको एक ऐसा हॉट प्लेट होता है, क्या होता है? हॉट प्लेट। तावा जैसे रोटी बनाते हैं, ऐसा ही लेबोरेटरी में हॉट प्लेट होता है, उस पे इस स्लाइड को उठा करके और फिर क्या करेंगे? रख देंगे। उस स्लाइड को उठा करके और फिर इस हॉट प्लेट पे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के लिए रख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये हमारा वहां पे क्या हो गया? स्फीयर हमारा फिक्स हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्टेन करने के लिए वो स्लाइड को यहां से लेंगे, यहां ले आएंगे। स्लाइड का कलर हम क्या कर रहे हैं? ब्लू में कर रहे हैं ना। तो यहां पे ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहां पे स्प्रिट लैंप ले, पहले देखिए ध्यान से, स्प्रिट लैंप चला लिए। ये हमारा स्फीयर बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है ना, वो स्लाइड है ना, से दिख रहा है ना। अब हम इसको क्या कर दिए? इस पे डाल दिए पहले कार्बन फस्सीन। क्या डाल दिए? कार्बन फस्सीन। उसके बाद इसको क्या कर दिए? इससे इसको हीट दिए। कैसा? स्टीम जनरेट हो, बॉयल नहीं हो, भाप आना चाहिए, उबलना नहीं चाहिए। स्टीम देंगे, क्या देंगे? जिससे स्टीम जनरेट हो लेकिन बॉयल नहीं हो, बॉयल नहीं होना चाहिए। कैसे करेंगे? तो इस स्प्रिट लैंप से इस स्लाइड को 2 to 10 टाइम्स मान लीजिए पास करेंगे। क्या करेंगे? ये हमारा स्प्रिट लैंप है और ये हमारा स्लाइड है। स्प्रिट लैंप चल रहा है, स्लाइड ये पास कर दिए, या फिर स्लाइड को फिक्स किए हुए हैं, स्प्रिट लैंप को थोड़ा सा पास करा दिए। एक जगह पे रखेंगे, स्लाइड ब्रेक हो जाएगा। तो समझदारी से एक जगह पे रखेंगे, ये स्टेन जो है वो बॉयल होना रहेगा। तो बॉयल नहीं होना है, बस थोड़ा सा जेंटली ऐसे पास करा दीजिए। समझ में आ रहा है? जब प्रैक्टिकल करेंगे तब समझेंगे और बेहतर। यहां से हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? इसको 5 मिनट छोड़ देंगे। क्या करेंगे? 5 मिनट छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे? I never seen a student like you today। इसके बाद क्या करेंगे? फिर 5 मिनट बाद इसको टिल्ट करेंगे। ये स्लाइड है, इस स्लाइड को टिल्ट करेंगे। जो भी इसके ऊपर में कार्बन फस्सीन का कलर है, स्टेन है, वो हम बेसिन में या कोई हम कंटेनर रखेंगे उसमें गिरा देंगे। उसके बाद इसमें क्या डालेंगे? 20% H2SO। ठीक है, यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं क्योंकि आपका ब्लू मार्कर काम कर रही है। 20% H2SO4 डाल रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं? 20% H2SO4 डालने के बाद इसको 15 to 45 सेकेंड, ये आपको देखना है कि भैया ये जो कलर है, कार्बन फस्सीन का कलर है, ये डिक्लराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ये डिक्लराइज हो जाए, जैसे आपको लगे कि हाँ अब हमारा स्लाइड जो है जैसा पहले था, जैसा ऐसा था, ऐसा स्लाइड हमको दिख रहा है, तब आपको ये 15 से 45 सेकंड में, कई बार 20 सेकंड में, कई बार 30 सेकंड में, कई बार 45 सेकंड में आपको दिख जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर इसको टिल्ट करेंगे और फिर क्या डालेंगे? थर्ड एंड लास्ट मिथिलीन ब्लू डालेंगे। जब मिथिलीन ब्लू डालेंगे और इसको 32 सेकेंड टू 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फिर स्लाइड को टिल्ट करेंगे, ड्राई करेंगे, वो दिखाओगे मार्कर दिखाओगे, ड्राई करेंगे और फिर क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप में इसको देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। जब माइक्रोस्कोपिक, ध्यान से सुनना साहब, अभी बात जो बोल रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे लाल कलर का रॉड के जैसा दिखाई दिया तो ये टीवी का बैक्टीरिया है, ब्लू कलर का कुछ दिखाई दे रहा है या कुछ और दिखाई दे रहा है तो वो टीवी का बैक्टीरिया नहीं है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? कि अगर रेड रॉड दिख रहा है तो ये क्या है? रेड रॉड दिख रहा है
ये इसको मैं रब कर रहा हूं। अगर आपको रेड कलर का दिख रहा है, हम रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं अभी, रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं। अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है तो वो कैसा दिखेगा? रेड रॉड, यानी कि ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और अदर वो आपको जो दिखाई देगा, अदर ब्लू कलर का दिखाई देगा। सवाल अब यही आता है, इतने बड़े मुंह खोले हुए हो श्रीनिवास, जो क्यों रेड कलर का दिखाई देता है और क्यों ब्लू कलर का दिखाई देता है, यही है इंपॉर्टेंट बात। हमने सबसे पहले कार्बोफॉस्फीन से कलर किया था और कार्बोफॉस्फीन का कलर रेड कलर का कैसा होता है, और लास्ट में हमने किससे कलर किया था? तो जो पहला रेड कलर से किया था कलर, उसके बाद पूरा अच्छे से रंगा गया, स्टेन हो गया, और फिर हम H2SO4 का प्रयोग किए, तो दो ही बातें होगी, या तो कलर को छोड़ देगा या कलर को पकड़ लेगा। जो कलर को छोड़ दिया वो एसिड फास्ट नहीं है, पहले मैंने बोला है कि इसके पास माइकोलिक एसिड है। ये जो एक बार कलर को कैच कर लेता है उसको एसिड का उपयोग करने के बाद भी छोड़ता नहीं है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड फास्ट। तो जो पहली बार इसने कार्बोफॉस्फीन रेड कलर को कैच किया, इसीलिए ये कैच करके होल्ड करके रिटेन करके पकड़ के रखा हुआ है। बाकी जो दूसरा था उसने क्या कर दिया? लूज कर दिया उसको, कि उसने क्या कर दिया? खोज कर दिया। समझ में आया? अदर जो होगा वो क्या होगा? एक और टेस्ट होता है मॉन्टुक्स टेस्ट, वो भी आपको जानना चाहिए। क्या करते हैं उसमें? क्या करते हैं मॉन्टुक्स टेस्ट में? पेशेंट के कवर दो। पेशेंट का यहां पे स्किन के नीचे, इस जगह पे स्किन के नीचे अगर हम कोई इंजेक्शन देते हैं तो उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? तो स्किन के नीचे यहां पे ऐसे पतली से सिरिंज आती है और उसमें हम लेते हैं पीपीडी सॉल्यूशन। क्या लेते हैं? पीपीडी, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। प्यूरिफाइड प्रोटीन। कुछ दिख रहा है आपको कि थोड़े पैसे आपको भी खर्च करना चाहिए? किसके लिए? फ्री में क्लास हो रही है तो थोड़ा मार्कर पे भी खर्च करना चाहिए। तो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, इसका जब इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपको लाइफ में ये समय आएगा और फिर उस समय आप क्या करेंगे? गूगल सर्च करेंगे कि क्या होगा, पॉजिटिव है बच्चे का कि निगेटिव है बच्चे का या रिलेशन वाले का। तो अभी समझ लीजिए तो कभी नहीं भूलेंगे। मैं बोल रहा हूं ऐसे किया, यहां पे इंजेक्शन डाला, ऐसे करके सर्कल कर दिया, बोला 72 आवर्स तक यहाँ पे तेल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे साबुन नहीं लगाएंगे, इस व्यक्ति को यहाँ पे इसका पूरा केयर करेंगे। 72 घंटे के बाद क्या होगा? अगर इसका साइज 6 mm से, रिजल्ट क्या होगा? अगर इसका साइज रिजल्ट 6 mm से कम है तो ये क्या है? निगेटिव। कैसे समझेंगे? एक स्केल रहता है उसके पास, लैब वाले के पास, उससे उसमें सर्कल बने हुए रहते हैं, यहाँ पे वो रखेगा। अगर उसका साइज बढ़ गया है, इसमें कोई स्वेलिंग हो गया है, कोई रेडनेस आ गया है, बहुत ज्यादा जगह पे फैल गया है, इसका मतलब ये टीबी का रिएक्शन हमारे बॉडी में है, टीबी का पैथोजन है, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स का रिएक्शन हुआ है एंटीजन के साथ, इसीलिए ऐसा रिस्पॉन्स दिखा है। लेकिन अगर वह 6 mm की जगह 10 mm का हो गया, 12 mm का हो गया, 8 mm का हो गया, तो क्या हो गया? क्या हो गया? वो रिएक्शन हो, वो इम्यून रिएक्शन शो कर रहा है आपके बॉडी में। कई बार ध्यान रखिएगा, कई बार कुछ लैब वाले इसको एक आध ऊपर एक आध नीचे करते हैं, लेकिन एक आइडियल आपके दिमाग में क्या रखना है? 6 mm। कई बार 8 to 10 को भी नॉर्मल कैटेगरी में रखते हैं, तो आपको 8 to 10 का मान करके दिमाग में रखना है 6 mm से कम है नहीं। हम सिंपल निडल है, कोई सिरिंज है हमारे पास, सिरिंज है और निडल है, हमारे पास एक
जैसे वैक्सीन का वाइल होता है वैसे वाइल होता है पीपीटी सॉल्यूशन का 0.05 समथिंग कुछ ऐसा, ये वेरिएशन 0.1 ml, यस 0.1 ml या 0.5 ml वो सॉल्यूशन लेते हैं, ऐसे स्किन को टाइट करते हैं, पूरा टाइट करते हैं और ऊपर की तरफ से सिरिंज ले जाते हैं, ऊपर की तरफ से है ना, स्किन में, मसल्स में नहीं, स्किन में। और उसके बाद जब थोड़ा सा नीडल का पोर्शन चला गया तो उसको डिस्पेंस करते हैं अंदर की तरफ और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फूल जाएगा, जैसे वो मटेरियल जाएगा मसल्स में तो जा नहीं रहा है, नीडल को निकाल लेंगे, वहां पे थोड़ी देर के लिए हल्का उंगली दे करके उसको बंद करेंगे कॉटन डाल करके, जैसे ही कॉटन डालेंगे उसके बाद उसको सर्कल करेंगे, उसमें कोई नीडल नहीं छोड़ते हैं, जो दवा है प्रोटीन का, प्रोटीन डेरिवेटिव्स है उसको अंदर डाल देते हैं, एक केमिकल जैसे बाकी वैक्सीन डालते हैं ना मसल्स पे, वैसे ही सेम काम करते हैं, यहाँ पे मसल्स पे देते हैं, यहाँ पे क्या डालते हैं, यहाँ पे 6 mm से कम है तो निगेटिव है, उससे ज्यादा है तो पॉजिटिव। अब पीसीआर में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया हुआ है, जो मिनी पीसीआर टेस्ट होता है वही सीबी नेट में भी, वहां पे भी हम लोग कुछ कार्टेज का प्रयोग करते हैं, वो भी न्यूक्लिक एसिड को एक्सट्रैक्ट करता है और फिर एम्प्लीफाई करता है, जैसे पीसीआर का प्रोसेस है वहां भी हम लोग सीबी नेट में ऐसा ही प्रोसेस करते हैं। इंपॉर्टेंट बात डायग्नोसिस से आपको क्या ध्यान रखना है, दो चीज आपके एग्जाम में आता है, मॉल्टुक्स टेस्ट क्या है और जेडेस टेस्ट। इसके बाद आता है ऑप्शन किसका, ट्रीटमेंट। नहीं, मॉल्टुक्स देखो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ध्यान से समझो, नहीं समझो पहले, अपना अप्रोच नहीं देने लो। यहाँ पे क्या है, जेनेटिक स्टेट में क्या पता चल रहा है, बैक्टीरिया। असली काम क्या है, बैक्टीरिया दिख गया तो वो ज्यादा ऑथेंटिक हुआ, या कहीं पे उसका रिएक्शन दिखा वहां पे ऑथेंटिक हो गया, इसलिए ऑथेंटिक टेस्ट क्या है, डॉक्टर मॉन्टुक्स लिखते हैं लेकिन मॉन्टुक्स पे ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर देते। समझ में आ गया मैं बोल रहा हूँ, मॉन्टुक्स से एक आइडिया आप लगा सकते हैं लेकिन मॉन्टुक्स को कंफर्मेटरी कर देंगे कि हाँ इसको टीबी है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से हम देख रहे हैं और हमको दिख गया टीबी है तो मतलब बैक्टीरिया है तो मतलब टीबी है। इसीलिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन टीबी जो है वो स्पुटम है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब बात आती है किसका, ट्रीटमेंट। एक चीज और मैं आपको जोड़ दूं इसमें डायग्नोसिस में, ये सारे टेस्ट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में मुफ्त है, आप फ्री में जाकर के डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर, जिला यक्षमा केंद्र में जाकर के मिलिए अपने जिला में, वहां पे संपर्क कीजिए, वहां पे जो भी लोग हैं आपको मुफ्त में जांच करेंगे और आगे अभी इलाज के बारे में बात करते हैं तब फिर उस पर चर्चा करेंगे। देखिए अब देखिए पहले हाँ पीसीआर में तो डीएनए को इंक्रीज करना है तो सीबी नेट में वहां भी सेम काम करते हैं। ये मिनी पीसीआर का एक छोटा रूप है, कार्टेज बेस्ड सेम प्रोसेस वहां भी करते हैं, हम पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं डीएनए को और फिर डीएनए को हम एम्प्लीफाई करते हैं, मिनी पीसीआर करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिनी पीसीआर। ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है जैसा हम लोग इनहांस वाले में करते हैं, जहां पे हम लोग जैसे आरटीपीसीआर में करते हैं, पूरा प्रोसेस लेंथी प्रोसेस है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस इजी हो जाता है। देखिए अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, ध्यान से समझिए। 4 दवा, कौन कौन सा, आइसोनाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथानोपेट्रोल, पायरासिनामाइड। ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। अब बाकी सारा जब दवा खिलाते हैं, किसी को टाइफाइड है तो मैंने क्या बोला, सिप्रोफ्लॉक्सासिन खिला दीजिए, अलग अलग प्रकार का एजिथ्रोमाइसिन, तरह तरह का दवा मैंने बताया। यहाँ पे मैं क्या लिखा, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, और निदान में क्या लिख रहा हूँ, एक साथ 4 एक जरूरत क्यों पड़ा ऐसा, दिमाग में आ रहा होगा ना कि भाई क्यों पड़ा ऐसा जरूरत। बाकी सारे बीमारी पड़ते हैं तो एक एंटीबायोटिक से ठीक हो रहा है, और टीबी पड़ रहे हैं तो एक साथ कितना एंटीबायोटिक, और कितने दिनों के लिए, 6 मंथ। कितना मंथ के लिए, 6 मंथ। कहता है कि ये तीनों दवा कितने दिन खाना है, पहले से सोचिए, ये चारों दवा कितने दिन खाना है, 2 मंथ। कितना दिन, 2 मंथ। और ये तीनों दवा कितने दिन खाना है, नेक्स्ट 4 मंथ।
मतलब अगला यानी तीसरा महीना से ये जो पायराजिनामाइड है इसको हम क्या करते रहे, स्टॉप करें। पायराजिनामाइड को क्या करें हम, स्टॉप करें। 2 महीना चारों खाना है और तीसरा महीना से एक दवा छोड़ करके ये तीनों दवा हमको खाना है। अब सवाल आता है कि भाई क्या जरूरत पड़ गया, ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या बातें हो गई कि भैया ये एक से खाना पड़ रहा है। तो दैट इज व्हाट, माइकोएसिड। दैट इज व्हाट, अगर ये बहुत खतरनाक चारों तरफ का दीवार है, भूकंप कोई असर पड़ पाएगा क्या हम लोगों को, असर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। भयानक अटैक होगा तभी हम लोग को कुछ मिसाइल चलाएगा तभी कुछ अटैक होगा। ऐसे ही इसका जो दीवार है वो किससे बना हुआ है। तो एक एंटीबायोटिक क्या करता है, एक एंटीबायोटिक क्या करता है, उसके आरएनए के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। अब आपको पता है क्या आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। आरएनए के निर्माण को, आरएनए की प्रक्रिया बनने की प्रक्रिया को अगर आप रोक देंगे तो बैक्टीरिया कमजोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। एक एंटीबायोटिक क्या करता है, माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को रोक देता है तो बैक्टीरिया कमजोर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। एक एंटीबायोटिक क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रोक देता है, बैक्टीरिया के विकास करने की क्षमता को रोक देता है। ये ओवरऑल बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है। बैक्टीरियोस्टेटिक एक डीएनए को खत्म कर रहा है, तुम्हारा ध्यान अलग अलग जगह पे अलग अलग है। एक बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है, कैसे, चारों तरफ से डीएनए आरएनए को खत्म कर रहा है। एक क्या कर रहा है, उसका दीवार को खत्म कर रहा है। एक क्या कर रहा है, उसका विकास को खत्म कर दे रहा है। एक क्या कर रहा है, उसके अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब उसके अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको खत्म कर दे रहा है। अगर आप 4 तरीके से किसी पे अटैक करेंगे तो वो बच पाएगा क्या, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आपने 4 महीना 6 महीना की जगह पे 2 महीना दवा खा के छोड़ दिया, 3 महीना दवा खा के छोड़ दिया, तो क्या होगा, आपके बॉडी में जब फिर से दवा चलाएंगे वो दवा जल्दी कई बार काम ही नहीं करता है और फिर क्या हो जाता है, एमडीआर। क्या हो जाता है, एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस क्या हो जाएगा, मल्टी ड्रग, एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। इसीलिए क्या करना चाहिए, आपको दवा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, बीच में छोड़ना चाहिए क्या, अगर बीच में छोड़ेंगे तो क्या होगा, आप ऐसे नहीं एमडीआर हो ही जाएगा। लेकिन आप बार बार छोड़ रहे हैं, बार बार दवा छोड़ रहे हैं, डॉक्टर ने बोला समय पे आप छोड़ रहे हैं मेडिसिन, तो एमडीआर हो जाएगा। फिर क्या करेगा डॉक्टर, और दवा चलाना चाहेगा, कुछ और दिमाग लगाएगा, कुछ और एंटीबायोटिक लगाएगा। आप उस तरह के कंडीशन पे भी अगर सही से नहीं ध्यान दे रहे हैं तब आपको हो जाएगा क्या, एक्सडीआर, बहुत पैनिक स्थिति, बहुत खतरनाक स्थिति, मौत की स्थिति, ऐसा स्थिति जो जिंदगी के साथ आप संघर्ष कर रहे हो वैसी स्थिति। इसलिए क्या करना चाहिए, 3 सप्ताह से ज्यादा खांसी हो डॉक्टर से सलाह करिए। आप इग्नोर नहीं करिए, अगर आप इग्नोर करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, कहानी खत्म हो सकती है। इसीलिए आप इग्नोर ना करें, ये सारे दवा फ्री है और आप जब दवा खाएंगे तो आपका बॉडी, हर एक मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है, थोड़ा सा कमजोर होगा। तो गवर्नमेंट बोलती है 500 रुपया भी आप हमसे ले लीजिए, कब तक, 6 इसको बोलते हैं निक्षय पोषण योजना। और बोलता है डीबीटी, किसी का बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, जो व्यक्ति लाभार्थी है उसके खाता में डायरेक्ट 500 रुपए जाएगा। आप अपना आधार दीजिए, अपना बैंक अकाउंट दीजिए, आप जो पॉजिटिव हुए उसका डिटेल दीजिए, दवा चलना भी शुरू हो जाएगा और आपको 500 रुपए महीना आना भी शुरू हो जाएगा। जब आप घर पहुंचेंगे, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपके रिलेशन वाले आपको दवा खिलाएंगे, उसको भी 1000 रुपया मिलेगा 6 मंथ में टोटल। इसको मंथली मिलेगा और इसको एक बार मिलेगा, 1 टाइम। कितना, आपको लगता है कि हाँ इस आदमी को टीबी है, उठा के, बुला के, प्यार से समझा के सदर अस्पताल ले जाइए, वहां पे जांच करवाइए, उसका टीबी निकल जाता है तो भी आपको 1000 रुपया से समझ में।
2025 तक प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत को टीबी मुक्त करना है, और अगले साल 2025 है, तो आप सब जब अगर साथ नहीं देंगे तो नहीं होगा। खांसी हो तो उसको इग्नोर न करें, खांसी को इंपॉर्टेंस देते हुए डायग्नोसिस की तरफ बढ़े, और डायग्नोसिस हो जाता है तो ट्रीटमेंट करें। क्या करेंगे ट्रीटमेंट में? ये सारे मेडिसिन जो कोर्स है, जो ड्यूरेशन है, उस हिसाब से लें। आगे क्या होना चाहिए? प्रिवेंशन। क्या है प्रिवेंशन? जब प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं तो पहली बात BCG, बैसिलस कॉलमेट यूरिन साइंटिस्ट, जिन्होंने डिस्कवरी किया, जिन्होंने बनाया BCG वैक्सीन। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है 24 घंटे के अंदर 2 वैक्सीन और 1 ड्रॉप उसको दिया जाता है। एक BCG का वैक्सीन, दूसरा हेपेटाइटिस का वैक्सीन, और तीसरा पोलियो का वैक्सीन, पोलियो का ड्रॉप। तो BCG का वैक्सीन दिलाइए बच्चों जैसे ही जन्म लेते हैं। अभी तो बच्चा लगेगा, गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में ये सारे वैक्सीन अवेलेबल है। 15-20 साल तक आपको टीबी नहीं होने की संभावना है, तो BCG का वैक्सीन लेना चाहिए लोगों को। और क्या करना चाहिए? डोंट इग्नोर द सिम्टम्स। जब भी कभी आपके अंदर कोई सिम्टम्स हो तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इमीडिएट कंसल्ट द डॉक्टर। क्या करना चाहिए आपको? इमीडिएट कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। डॉक्टर से इमीडिएट कंसल्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्या करना चाहिए? नेक्स्ट क्या करना चाहिए? गिफ्ट की चाबी आपके पास है तो इसको दीजिए ना, सोच क्या रहे हैं? 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट क्लास होगा। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं? इमीडिएट कंसल्ट करिए डॉक्टर से। इसके बाद और क्या करना है? यूज ऑफ मास्क। आपको लगता है जहां पे कि भाई मास्क, जहां पे जिसको इन्फेक्शन है उसको मास्क का प्रयोग करना चाहिए। आप अगर उसके पास काम कर रहे हैं, आप हेल्थ वर्कर हैं, तो आपको भी मास्क का प्रयोग करना चाहिए। मुझे लगता है पिछले 48 घंटे में लगभग 30 मास्क को मैं आप लोगों के बीच में वितरण कर चुका हूं। नेक्स्ट और क्या करना चाहिए? जो लोग इन्फेक्टेड हैं उसको थोड़ा आइसोलेट रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए, क्योंकि वो खांसेगा, छींकेगा, हम वहां पर रहेंगे, हमको बीमारी होने का, हम उसको है दृष्टि से भी नहीं देखना है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। और क्या करना चाहिए? पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। पर्सनल खुद का और साफ सफाई का हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। अगर आप ये सब करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? अब 5 लोग अपने मन से हाथ को खड़ा करो और मुझे बताओ, मैं बताना चाहता हूं सर पूरा डिटेल। 5 लोग, नहीं तो मैं बताऊं।